महिलाएं। जब चुनावों की बात आती है तो सबसे पहले यही शब्द सामने आता है, यही वर्ग सामने आता है, यही वर्ग जहन में आता है हर राजनीतिक पार्टी की, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब तक जो महिलाएं अपने घर वालों के कहने के अनुसार वोट डालती थीं, अब अपने सोचे अनुसार वोट डालती हैं। इसलिए महिलाओं को लुभाने की कोशिश भी होती है। लेकिन एक तरफ महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश, दूसरी तरफ महिला उम्मीदवारों और नेताओं का अपमान। पेश है इसी मुद्दे पर श्वेत पत्र। मेरे देश की ये बहनें, यही तो है मोदी का परिवार। कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। गलत है, वो भी एक औरत है जिसने बोला है ना, अब उसमें क्या फर्क। और इस बयान के लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगना चाहिए और जो उनकी प्रवक्ता है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है। वो बेसिकली डिमोटिवेशन का एक प्लानिंग होता है कि हम महिलाओं को ऊपर नहीं देख सकते हैं। तो महिलाओं पर किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस ये जो स्टेटमेंट आई है, ये कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता को दर्शाती है कि महिलाओं के ऊपर कटाक्ष नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में सबको खड़ा होने का हक है, वोट देना पर अधिकार है। महिला सम्मान चुनावी मुद्दों में होता है, महिला सम्मान चुनावी एजेंडों में होता है। महिला सम्मान को राजनीतिक पार्टियां अपने कल्चर से जोड़ती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सच्चाई क्या है, ये चुनावी माहौल में चल रही टिप्पणियां बयान कर रही हैं। कंगना रनौत के लिए दिए गए कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को हम कड़ी निंदा करते हैं और महिलाओं के प्रति ये सोच अगर कांग्रेस की है तो देश की महिलाएं भी इसका जवाब देंगी, देश के लोग भी जवाब देंगे। सुप्रिया जी ने ऑलरेडी उस पर सफाई दे दी, उसके बाद वो बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन सुप्रिया जी की सफाई के बाद भी कहीं ना कहीं अगर महिला आयोग कोई नोटिस जारी करता है तो स्पष्ट रूप से संदेश जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की विंग के रूम पे काम कर रहा है। महिलाएं का अगर टिप्पणियां करें, गलत टिप्पणियां करें, ये बिल्कुल ही अशोभनीय, अतार्किक और असंवैधानिक है। सबका महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। महिला जो भी हो उसका सम्मान होना चाहिए और ये अपने अपने मुद्दे पे अपना जिम्मेदारी निभाएं। अभद्र टिप्पणियों का मामला तूल पकड़ता है तो माफी, सफाई और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है और ये तब तक चलता रहता है जब तक वैसा ही कोई दूसरा मुद्दा नहीं आ जाता। आज ये दीदीर हाथ धरे এসেছেন, দিদির পায়ে ঠুকছে এখন, তার বাড়ির লোক তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। বাংলার লোক কখন ধাক্কা মারবে উনি বুঝতেই পারবেন না। বুঝি তারা বাংলা নিজের ভাইপোকে চায়, বিহার ইউপি থেকে। দিদি গিয়ে গোয়াতে বলে আমি গোয়ার মেয়ে, ত্রিপুরায় আমি ত্রিপুরার মেয়ে, আমার বাপ তো ঠিক করে যাত্রার মেয়ে আমার ঠিক। राजनीतिक दल कोई हो, राजनीति कुछ भी हो, राज्य कोई हो, महिलाओं पर अपमानजनक टिप्पणियों में सब दागदार हैं। कहीं सत्ता शक्ति के अहंकार में सम्मान को कुचला गया और महीनों बीत जाने के बावजूद न्याय की आस अब भी बाकी है। यहाँ पे अंकिता भंडारी के मुद्दे पे भी सब बोलते हैं, लगता है कि इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, इंसाफ तो मिलना चाहिए। अंकिता खाली एक लड़की नहीं थी कि गरीब परिवार के कुछ करना चाहती थी, उसको कुचलने का, तो इनको फांसी की सजा होना चाहिए, इस तरह का मांग भी है। मैम अब आंदोलन ही एक रास्ता है, क्योंकि आंदोलन उस टाइम पे भी हुआ था, उस टाइम पे भी हमारी बात को नहीं सुना गया, इस टाइम पे भी आंदोलन हुआ, इस टाइम पे भी हमारी बात को नहीं सुना गया। कहीं सत्तारूढ़ दल का रसूखदार नेता बरसों तक नारी अस्मिता की धज्जियां उड़ाता रहा, उसकी हैवानियत खुलकर सामने आने पर भी महिला सम्मान के खाते में सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी ही आती है। आप लोग चाहती हैं कि दीदी यहाँ पर आए? हाँ,
वो यहाँ पर आकर देखें कि हम लोग किस परिस्थिति में हैं। उनका दायित्व है, यहाँ सब जानते हैं। थाने जाने से कोई फायदा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं। थाना मदद नहीं, थाना ने पुलिस कोई मदद नहीं किया। कहीं जनसभाओं में, रैलियों में, कार्यक्रमों के बीच बयानों में नारी अस्मिता पर की गई टिप्पणियां शालीनता की हदें लांघती रहती हैं और बयानों के खिलाफ भी चलते रहते हैं तो सिर्फ राजनीतिक बयान। – 2024 के लोकसभा चुनाव में हर राजनीतिक दल बढ़ चढ़कर महिलाओं के हितों को ध्यान में रखकर घोषणाएं कर रहा है। फ्री स्कीम्स, कैश स्कीम्स, गिफ्ट्स और अधिकारों की लड़ाई के वादे। कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। महतारी वंदन योजना के तहत हम महिलाओं को कुछ मुआवजा देंगे, नहीं दिया। हमने तय कर लिया है कि 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय है। 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1,000 रुपए का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1,000 रुपए जाएंगे। जिस तरह से इन चुनावों में एक बार फिर से महिला सम्मान के पुर्जे उड़ा देने वाली बयानबाजी शुरू हो चुकी है तो कई सवाल सामने हैं। अभद्र टिप्पणियों का सिलसिला रुकता क्यों नहीं है? अपमानजनक टिप्पणियों या कृत्य पर सजा क्या मिलती है? चुनाव आयोग या महिला आयोग की क्या जिम्मेदारी है? असभ्य बयान या व्यवहार पर क्या करती हैं राजनीतिक पार्टियां? राजनीति में महिलाओं की बेहद कम भागीदारी हमेशा से ही व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। उस पर अभद्र टिप्पणियां राजनीतिक शुचिता को भी कटघरे में खड़ी करती हैं। सवाल यही उठता है कि क्यों ऐसी बयानबाजियां रुकती नहीं। इस पूरे मामले में कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी है? देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल से कंगना रनौत पर अभद्र बयान आता है। सुप्रिया श्रीनेत इस बयान से ही इनकार कर देती है, इस सोच से इनकार कर देती है। भारतीय जनता पार्टी के दिलीप घोष ममता बनर्जी पर अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, लेकिन होता क्या है? दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं। इसके आगे क्या? एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया। इस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन किसी अज्ञात शक्तियों के हाथ में खेल रहा है। इतनी सम्मानित जगह पर होने के बावजूद, इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद, ये जो मानसिकता है, और अभी तक ना सिर्फ प्रियंका जी ने, ना सिर्फ सोनिया जी ने, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने मांग की है कि उनको हटाया जाए, और ना ही उनको हटाया है। उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं वो कहते हैं कि मंडी की जो लड़कियां हैं उनके भाव क्या चल रहे हैं। आप देख लीजिए, जिन लोगों की सोच ये है, जो बेटियों के और बहनों के भाव लगाते हैं, वो लोग आपके कभी नहीं हो सकते, ये आप याद रखिएगा। कंगना हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी की प्रत्याशी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से हुई अपमानजनक टिप्पणी अब चुनावों में मुद्दा है। सुप्रिया जी ने बहुत स्पष्ट किया है कि उनके अनजाने में ये चीज हुई है, किसी ने उनका अकाउंट मिसयूज किया है, उनको तो कोई जानकारी नहीं थी। वो अपनी हर चीज सबसे पहले अपने ट्विटर अकाउंट पर डालती है, उसके बाद उनके बाकी सोशल मीडिया में आती है, और उनके ट्विटर अकाउंट में ये मैसेज कहीं से नहीं था। कोई फ्रॉड अकाउंट चला रहा था जहां से ये पकड़ा गया है, तो उनका कहीं इसमें कोई वो नहीं। आई थिंक जो बात उन्होंने कह दी है वो बड़ी स्पष्ट है और सारा मसला वही खत्म हो जाना चाहिए।
सुप्रिया श्रीनेत ने अकाउंट हैक हो जाने की दलील दी थी, माफी भी मांगी। चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी भेजा। महिला आयोग ने भी कड़ी आलोचना करते हुए कार्रवाई की मांग की। ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो भूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया। से ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाए। कंगना पर किया गया कमेंट न सिर्फ देश की राजनीति के बीच डिबेट का मुद्दा बन चुका है, बल्कि जनता के बीच भी चर्चाओं में है। कंगना पर टिप्पणी से बीजेपी आग बबूला है, महिला संगठनों में रोष है। इसी तरह पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता की टिप्पणी ने भी पहले से गर्म चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। আর যে দিদির হাত ধরে এসেছেন, দিদির পায়ে ঠুকছে এখন, তার বাড়ির লোক তাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। বাংলার লোক কখন ধাক্কা মারবে উনি বুঝতেই পারবেন না। বুঝি তারা বাংলা নিজের ভাইপোকে চায়, বিহার ইউপি থেকে। দিদি গিয়ে গোয়াতে বলে আমি গোয়ার মেয়ে, ত্রিপুরা আমি ত্রিপুরার মেয়ে। আমার বাপ তো ঠিক করে ডাক্তার মেয়ে আমার। ममता बनर्जी पर की गई दिलीप घोष की टिप्पणी पर सबसे पहले बीजेपी ने ही अपने नेता को कारण बताओ नोटिस भेजा, बयान की निंदा की और उनके बयान को पार्टी की परंपराओं के खिलाफ और अशोभनीय बताया। पार्टी की कार्रवाई के अलावा चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा और टीएमसी ने एफआईआर दर्ज करवाई। কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করব, তারই পার্টির এক নেতা, তারই পরিবারের এক নেতা, সে কাঁথিতে দাঁড়িয়ে গিয়ে আমার বিধায়ক দলের নেতার নামে, তার বাবার নামে এর চেয়েও খারাপ খারাপ শব্দ বেরোলো, গালাগালি দেবে। কেন আমার বিধায়ক দলের নেতার কি মান সম্মান নেই? তার বাপ তুলে কথা বলবে? তার বাবা বাংলার একজন বরিষ্ঠ রাজনীতিবিদ, এখনো জীবিত আছেন, তার मान सम्मान नहीं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की तरफ से अशोभनीय बयानों की ये कड़ी न पहली है न आखिरी। एक ही नेता के खिलाफ कई मामले ऐसे सामने आते रहते हैं जब भाषा की मर्यादाएं टूटती हैं और महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी निम्न स्तर से भी नीचे चली गई। आप सिर्फ कांग्रेस पे आरोप लगाना चाहते हैं, जिसकी वजह से राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पूरी इमेज खराब होती चली जा रही है। कल तक आप टेलीविजन पर डांस कर रहे थे, कल तक आप टेलीविजन पर नाटक कर रहे थे, अमित भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बन गई और बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक। मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है, मैं भी पुराना जौहरी हूँ राजनीति के ऊपर। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टन माल है। नारी निश्चित रूप से चुनावों में एक मुद्दा है, लिहाजा उनसे जुड़ा हर बयान एक बड़ा मुद्दा साबित हो रहा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं और जिन्होंने शिवाजी पार्क में इंडियन अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। राजनीतिक पार्टियों का काम है मुद्दे तलाशना, राजनीति करना, लेकिन सवाल यह है कि महिलाओं पर की जाने वाली अभद्र टिप्पणियां थमती क्यों नहीं? चुनाव आयोग के नोटिस असभ्य बयानबाजी रोक क्यों नहीं पाती? नोटिस भेजने के अलावा कोई कड़ी कार्रवाई क्यों होती नहीं दिखती? क्या नेताओं की अभद्र बयानबाजी रोकने का कोई कानून नहीं है? अगर एफआईआर होती है किसी के खिलाफ तो एफआईआर जो है तो वो फिर पुलिस कांस्टेबल ही करेगा और वो स्टेट का मैटर हो जाता है और सालों साल लग जाते हैं उसमें। यहाँ पर तो क्या है कि अगर कोई कंप्लेंट हुई है, किसी पार्टी ने कंप्लेंट की है किसी के खिलाफ, तो वो इलेक्शन कमीशन में जाएगी और इलेक्शन कमीशन अपने स्टेट के सीओ
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और ऑब्जर्वर से रिपोर्ट मांग के उस पर उनको पनिश करते हैं। कुछ वर्षों से ऐसा देखने में आया है कि एक फॉर्म भी साइन कराया जाता है, जो प्रतिनिधि जाते हैं इलेक्शन मीटिंग से पहले, तो वहाँ पर कमीशन से साइन भी कराता है कि भाई हम आचार संहिता का पूरा पालन करेंगे और अगर हम कुछ करते हैं तो हमारे ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। एक तरफ संसद में कानून बनाकर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया जा रहा है, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के नेताओं के जरिए महिलाओं की गरिमा भंग करने वाले बयानों में कमी नहीं। आयोगों के नोटिस नेताओं की सोच पर कोई असर डाल भी पाते हैं या नहीं? आपको याद होगा कुछ महीनों पहले मैं संदेश खाली गई। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से आज तक ने आपको सच दिखाया। पीड़ित महिलाओं ने अपना दर्द हमारे कैमरे पर हमारे सामने रखा। आज भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बशीरहाट लोकसभा सीट से एक पीड़ित महिला है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में वोटरों को क्या जवाब देगी? वहां उत्तराखंड के वोटर पूछते हैं कि अंकिता भंडारी के मामले में कब इंसाफ मिलेगा। मैं अंकिता भंडारी के गांव तक गई और वहां पर लोगों से इस बारे में बात की। माता अपनी बेटी के न्याय के लिए वहां बैठी हुई है, कम से कम उसके साथ बात तो करिए। कौन वीआईपी उसमें सम्मिलित था, उसका नाम उजागर किया जाए। इट्स अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर। उत्तराखंड में इस तरह का घटना होती नहीं है और एक सपने का कुचलने की बात है। अंकिता खाली एक लड़की नहीं थी कि एक गरीब परिवार के कुछ करना चाहती थी, उसको कुचलने का। प्रधानमंत्री जी दिल्ली में जैसे रहते हैं तो किरण नेगी के बारे में कोई बात नहीं करते, जो उत्तराखंड से बिलोंग करती थी। 1600-1700 किलोमीटर दूर जाते हैं, संदेश खाली में जाते हैं। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी हत्याकांड में परिवार को न्याय की अब तक तलाश है। मामला राजनीतिक रसूखदार नेताओं से जुड़ा था। सत्ताधारी दल के बड़े नेता के बेटे और उसके दोस्तों पर आरोप लगा। इस मामले को 1 साल बीत चुका है। तकरीबन 18 महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक भी अंकिता भंडारी के माता पिता न्याय की मांग के लिए दर बदर भटक रहे हैं। और यही वो पीपल चौरी है जहां पर पिछले 14 दिनों तक उनके माता पिता, अंकिता भंडारी के माता पिता और हम सभी छात्र साथी आंदोलनरत रहे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार की तरफ से हो या फिर प्रशासन की तरफ से हो कोई सकारात्मक कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। अंकिता मर्डर मामले में पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन वो कार्रवाई राजनीति में कोई ऐसा उदाहरण नहीं बन सकी जो ऐसी घटनाओं को रोक सके। उल्टे ये राजनीति का मुद्दा है। अंकिता भंडारी जो हमारी उत्तराखंड की बेटी थी और जिस तरह से उसमें तथाकथित कहा जाता है कि भाई सत्ताधारी उससे जुड़े लोगों का नाम उसमें आ रहा है तो और उनको बचाया जा रहा है। और हम कंगना रनौत की बात तो करते हैं, वो कह रही हैं कि भाई हमारे महिला पर स्वयं हम देखते हैं उत्तराखंड में अभी तक न्याय की लड़ाई चल रही है। अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए था। यही वो सरकार है जिसमें तमाम उम्मीदें हमें उनसे थी, परंतु आज हम देख रहे हैं कि वही सरकार जो है जिसने वादा किया था, जिसने अंकिता भंडारी की माता पिता को बोला था कि हम उनको न्याय दिलाएंगे, पर आज वो पीछे हट गई है। तो ऐसी सरकार पे हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं? पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से तो ऐसा भयानक सच बाहर निकला जिसने इंसानियत और राजनीति दोनों के माथे पर कलंक का गाढ़ा निशान लगा दिया। क्या क्या हुआ है, क्या चीजें हुई है यहाँ पर? এখানকার গ্রামবাসীদের থেকে কৃষকদের থেকে জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে লিজ দেওয়ার নাম করে, টাকা দেওয়ার নাম করে। ওনারা তো টাকা দেননি, প্লাস হচ্ছে পাকা ধানের উপরে জল ঢেলে দিয়েছেন, পুরো নোনা জল, যেখানে কোনো চাষবাস আর হবে না। আর 2 নম্বর হচ্ছে বর্ষাকাল এলে পুরো বাড়িতেই তো জল উঠে যাচ্ছে, মানে ওখানে বাস করাটাও খুব টাফ হয়ে যাচ্ছে আমাদের। আর মহিলাদের প্রতি এত নির্যাতন হচ্ছে যে আমরা সত্যি আজ দেয়ালে পিঠ থেকে গেছে বলে রাস্তায় বেরোতে বাধ্য হয়েছি। কারণ রাত দুপুরে মানে 12টা 2টো নাগাদ আমাদের ফোন করে ডাকা হচ্ছে, কাউকে হয়তো বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, গিয়ে পার্টি অফিসে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখা হচ্ছে। 2 দিন 3 দিন করে ওদের মনোরঞ্জন করতে হচ্ছে, তারপরে ওনাদের পছন্দ মতো পুষিয়ে গেলে ওরা ছেড়ে দিচ্ছে। আমরা আমাদের সম্মান চাই, আমরা সম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাই, শান্তি চাই। सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर औरतों को इस बात का अफसोस हुआ है कि उन्हें किसी पार्टी का या फिर माओवादी ऐसी चीजें कह दी गई हैं। इसीलिए ये महिला है जो अपना आधार कार्ड लेकर आई हैं और कह रही हैं कि मैं यहीं की रहने वाली हूँ और मुझे डर नहीं लगता है। আমরা এখানকারই বাসিন্দা। हम यहाँ के निवासी हैं। हम जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें पार्टी का कोई रंग नहीं है। हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई अपने पति और बच्चों के अस्तित्व की। मुख्य आरोपी यहाँ भी सत्तारूढ़ दल का रसूखदार नेता था।
उस पर महिलाओं के साथ लगातार ज्यादती करने के और जान से मारने की धमकियां देने के आरोप भी लगे। मामला अति संवेदनशील था, महिलाओं के सम्मान का मुद्दा था, लेकिन तब जमकर राजनीति हुई। ऐसी बयानबाजियां हुई कि जो खुद में एक सवाल है। সন্দেশখালী আজকে নতুন নয়, ওখানে আরএসএস-এর একটা ভাষা আছে। 7-8 বছর আগেও দাঙ্গা হয়েছিল ওখানে। কতগুলো দাঙ্গা স্পটের মধ্যে এটাও একটা স্পট, মনে রাখবেন। जहां विधानसभा में खड़े होकर नेता सदन बयान दे रहा है, उसको डिफेंड कर रहा है शेख शाहजहां को, तो क्या विरोध और प्रतिवाद छोड़ के और कोई रास्ता तो है नहीं। आप ममता बनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। सदन तो वही है, लीडर तो सदन वही है। शाहजहां शेख की गिरफ्तारी और संदेश खाली में महिलाओं का उत्पीड़न दोनों ही पश्चिम बंगाल की चुनावी राजनीति में अब बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़िता को लोकसभा चुनाव में बशीरहाट सीट से उम्मीदवार बनाया है। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरा संदेश खाली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है। ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। पश्चिम बंगाल की सियासत भी इस पर खूब करवटें ले रही है। चुनावी राजनीति में महिला सम्मान के खिलाफ सिर्फ बयान ही नहीं, बल्कि गतिविधियां भी शामिल होती हैं। देश के हर राज्य में उत्तराखंड की अंकिता भंडारी और पश्चिम बंगाल के संदेश खाली जैसे मामले भरे हुए हैं, लेकिन या तो चुनाव के मौसम में ये मुद्दा बन जाते हैं या वोट बैंक की राजनीति को चमकाने के काम आते हैं। अपमान की सजा बाकी रह जाती है। महिला वोटरों की अहमियत को समझते हुए, ये जानते हुए कि आजकल महिलाएं बड़ी संख्या में निकलती हैं वोट डालने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, सभी राजनीतिक पार्टियां उन्हें लुभाने में जुट जाती हैं चुनाव के आते ही। इस बार भी सबके मैनिफेस्टो में बड़े बड़े वादे महिलाओं के लिए किए गए हैं। हमारी माताओं बहनों के आशीर्वाद से देश अमृत काल में इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा, बड़े निर्णय लेता रहेगा। इस देश की रीढ़ की हड्डी है महिला। मेरी बहनें समाज का, परिवार का पूरा बोझ आप उठाती हैं। हम 1500 रुपया अपनी बहनों को, बेटियों को देने जा रहे हैं। महिलाएं सिर्फ वोट बैंक या फिर गेम चेंजर? सियासत की साइलेंट वोटर अब सत्ता की बिसात खुलकर बिछाने लगी है। लिहाजा पार्टी कोई हो, सबके घोषित अघोषित मैनिफेस्टो में गुलाबी रंग की झलक सबसे अधिक दिखने लगी है। महिलाओं का जीवन आसान बने, उनके जीवन से मुश्किलें कम हो, उन्हें आगे बढ़ने के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, और इसके तहत 18 साल की उम्र से ज्यादा की हर महिला को 1000 रुपए प्रति माह की सम्मान राशि। 1 अप्रैल 2024 से हमारी जितनी 18 साल से ऊपर की बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनको हम 1500 रुपए देंगे। साल का 18,000 रुपया उनको देंगे। 18वीं लोकसभा के लिए होने जा रहा यह चुनाव सबसे अधिक मतदाताओं की हिस्सेदारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। लेकिन एक बात और है जो इसे विशेष बनाती है, और वो है महिलाओं की बढ़ी हुई हिस्सेदारी। इस लोकसभा चुनाव में कुल 6% नए मतदाता जुड़े हैं। ये संख्या है 2.63 करोड़। इनमें महिलाओं की संख्या है 1.41 करोड़, जबकि पुरुष वोटरों की संख्या है 1.22 करोड़। पुरुषों और महिलाओं के बीच रजिस्टर्ड हुआ ये अंतर ही आज की राजनीति में महिलाओं के बढ़ते वर्चस्व का सच है, जिससे हर दल अच्छी तरह परिचित है। नारी कुछ ऐसा आगे निकल रही है, मर्दन के पांव तले धरती फिसल रही है।
तो महिलाओं ने बहुत अग्रणी भूमिका ली है। अब वो सिर्फ उसको इस दृष्टिकोण से देखना कि परिवार के आधार पर वो निर्णय लेगी, ये कतई गलत है। वो नेतृत्व करने लगी है। जब हम इस देश में देख रहे हैं कि भविष्य के भारत में 33% या आगे जाकर और 50% उनकी भागीदारी प्रत्यक्ष प्रजातंत्री व्यवस्था में ही होगी, तो ये भारत को आगे ले जाने के लिए एक बढ़ाया हुआ बड़ा कदम के रूप में मैं देख। 30 लाख करोड़ का आंकड़ा पार हो जाता है श्वेता जी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में, और 1 रुपया इधर का उधर नहीं होता। तो मैं समझता हूं कि चुनाव में उसका जो भी असर पड़े, लेकिन आम आदमी के जीवन पे बहुत एक सकारात्मक असर पड़ता है। हर पार्टी ये जानती है कि आधी आबादी ही जीत का पूरा आधार है। मजबूत वोट बैंक की वजह से ही हर राज्य में, हर पार्टी में महिलाओं के लिए पैसा देने वाली योजनाओं की होड़ मची है। कहीं लाडली बहना है, कहीं प्यारी बहना है, कहीं महतारी वंदन है, कहीं नारी वंदन है, तो कहीं महिला पेंशन है। आम आदमी पार्टी महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने देने का वादा करती है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार राज्य की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह पेंशन देती है। तमिलनाडु में महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए सीधे अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। छत्तीसगढ़ में 21 साल से ऊपर की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए देने की योजना है। मध्य प्रदेश में 1250 रुपए लाडली बहना के तहत महिलाओं के खाते में भेजे जा रहे हैं। कर्नाटक में 2000 रुपए प्रति माह, पश्चिम बंगाल में 1000 रुपए प्रति माह महिलाओं तक पहुंचाए जा रहे हैं। इतिहास गवाही देता है कि चुनाव में महिला वोटर को लुभाया तो जीत के दरवाजे खुल जाते हैं। बिहार में नीतीश सरकार के शराबबंदी के ऐलान का महिलाओं ने समर्थन किया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं और बच्चियों के लिए योजनाओं के खजाने खोल दिए। कर्नाटक में कांग्रेस ने भी वही किया। पिछले साल 3 राज्यों में चुनाव हुए तो महिलाओं के लिए ऐलानों की झड़ी लग गई। पार्टियों का मैटर है कि वो किस तरीके से महिलाओं को साधना चाहते हैं, बट अगर महिलाओं को सुविधाएं मिल रही हैं और उनके हिसाब से काम हो रहा है तो वो नेचुरल उसी टीम को वोट देती है। महिला कैंडिडेट जो मुफ्त योजनाएं हैं इससे वोटिंग पे कुछ असर तो पड़ेगा, क्योंकि जो गरीब वर्ग की महिलाएं हैं वो तो इनका पूरा फायदा उठा रही हैं। जब वोटिंग करती हैं तो महिलाएं ही सबसे ज्यादा आगे बढ़ती हैं और अपने परिवार को भी लेकर आती हैं। अगर सरकार अच्छा काम करती है तो यकीनन लोग भी उन्हीं की तरफ झुकते हैं। जो समझदार इंसान है वो जानता है ना कि सरकार कैसा काम कर रही है। उसका असर पड़ सकता है, जिसको लाभ हो रहा है और जिसके पास ज्ञान नहीं है वो ले करके भी वो उसी पार्टी को देंगी जो जिसको समझ रही है कि ये मेरा देश अच्छी तरह से चला सकते हैं। सुविधा तो दे रही हैं, पार्टियां तो सुविधा दे रही हैं। हाँ, वोट के लिए ही देती हैं वो। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। बहुत ज़्यादा मेजर वोट हमारे पास होता है, वुमेन पावर के पास होता है, तो वुमेन पावर का बहुत मैक्सिमम वोट्स जाएगा। महिलाओं ने समय के साथ अपने वोट की ताकत को समझा और इस्तेमाल करना भी शुरू किया। उन्होंने न सिर्फ वोट करना जरूरी समझा, बल्कि किसे वोट करना है इस पर भी अधिक ध्यान दिया। महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी पार्टी और विचारधारा के परे हमेशा से चलती आई। कभी रैलियों में, कभी रोड शो में जुबान फिसलती रहती है, तो कभी जानबूझकर तरह तरह के बेतुके बयान दिए जाते हैं। राजनीति ऐसी अभद्र टिप्पणियों से भरी पड़ी है। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। राजनीति में अलग अलग पार्टियों की अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग नीतियां और अलग अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियों के मामले में लगभग हर राजनीतिक दल बराबर है। दल कोई भी हो, अपमानजनक टिप्पणियों से सबका वर्तमान अतीत भरा हुआ है और इसकी लंबी लिस्ट है। कांग्रेस के अजय राय ने कहा कि स्मृति ईरानी लटके झटके दिखाने आती हैं। बीजेपी के चंद्रकांत बोले सुप्रिया सूले राजनीति नहीं समझती, घर में खाना बनाएं। कांग्रेस के इरफान अंसारी ने कहा कंगना रनौत के गाल जैसी जामताड़ा की सड़कें हैं। बीजेपी के गोपाल शेट्टी बोले उर्मिला अपनी खूबसूरती की वजह से कांग्रेस में है। बीजेपी के जयाकरण गुप्ता ने कहा प्रियंका गांधी स्कर्ट वाली बाई हैं। कांग्रेस के सुधाकरण बोले केरल के सीएम औरतों से भी बदतर हैं। बीजेपी के सुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा मायावती जवान दिखने के लिए रोजाना फेशियल और बालों को रंगती हैं। कई बयान ऐसे भी दिए गए जिन्हें दिखाना या सुनाना संभव नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि नारी अस्मिता के खिलाफ शर्मनाक बयानबाजी करने के बाद भी नेता कोई सबक क्यों नहीं लेते? क्यों अशोभनीय टिप्पणियों के बावजूद नेता साफ बचकर निकल जाते हैं और राजनीति में भी उनका कोई नुकसान नहीं होता?
कांग्रेस के यूसुफ भट्ट ने कहा, अविवाहित लड़कियां पिता के लिए बोझ होती हैं। बीजेपी के विनोद झा बोले, खूबसूरत होने के अलावा प्रियंका गांधी के पास कोई हुनर नहीं। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन पर अशोभनीय टिप्पणी की थी। कांग्रेस के सत्यदेव कटारे ने कहा, जब तक महिलाएं तिरछी नजर से नहीं देखेंगी तब तक पुरुष नहीं छेड़ेंगे। बीजेपी के लक्ष्मीकांत पारेशकार बोले, धूप में प्रदर्शन करने से नर्सें काली हो जाएंगी, शादी में दिक्कत होगी। कांग्रेस के संजय निरुपम बोले, 4 दिन हुए राजनीतिक विश्लेषक बनकर घूम रही हैं, टीवी पर ठुमके लगाती थी पहले। टीएमसी के अभिजीत मुखर्जी ने कहा, महिलाएं डेंट पेंट कराकर प्रदर्शन करने पहुंचती हैं। राहुल गांधी ने ऐश्वर्या राय को नाचने वाली कहा। बात सिर्फ चुनावों की नहीं है या चुनावी मौसम की गर्मी में निकले बयानों तक सीमित नहीं है। देश के चुनावी कार्यक्रमों के स्टेज हो या संसद का भवन, अभद्रता हर जगह अपनी बना लेती है। मैं तो आपको इतना देखूं कि आप मुझसे कहें कि नजर हटा लो। जी नहीं, ये नजर हटाना नहीं, मैं मेरे तरफ करके बात मुझे तो आप यूं भी इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी प्यारी लगती हैं कि मैं आपकी आंखों में आंखें डाले रहूं, ये मेरा मन करता है। मैं छोटी मैं तो कभी ना नजर हटाऊं आपसे। जी धन्यवाद। आप इतनी अच्छी जगह बैठी हैं। धन्यवाद। ये बोलने का तरीका नहीं है। आप ये बात ये सब निकालिए रिकॉर्ड में से। का प्रूफ है तो कार्रवाई करे। कई बार सारी मर्यादाएं इस कदर तार तार हो जाती हैं कि मुंह छुपाने के अलावा किसी से कुछ कहते नहीं बनता। पूरी चीज न है तो जो हम लोगों ने कहा कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में अब समझ लीजिए। कई बार आपत्तिजनक बयानों तक ही बात नहीं रुकती, बल्कि व्यवहार ऐसा हो जाता है जिसे किसी भी कीमत पर राजनीतिक मान्यताओं के खिलाफ माना जा सकता है। व्यवहार कितना भी दंडनीय हो, लेकिन राजनीतिक दलों की निंदा से आगे बढ़ नहीं पाता। मामला 1-2 दिन चर्चाओं में रहता है, फिर गायब हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? कानूनी प्रावधान क्या है? चुनाव आयोग क्या कर सकता है? क्या लचर कानून की वजह से, लचर नियमों की वजह से राजनीतिक पार्टियों को या नेताओं को परवाह ही नहीं होती कि बयान दिया कोई क्या बिगाड़ लेगा? We have asked political parties to give copy of our guidelines to each star campaigner. Political parties के जितने भी बड़े नेतागण स्टार कैंपेनर्स हैं जो कैंपेनिंग करेंगे, उनके व्यक्तिगत नोटिस में हमारी गाइडलाइंस ले आइए। ये जिम्मेदारी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दी है। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव पुट देम ऑन नोटिस। हर चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आयोग की तरफ से सख्त दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। प्रचार, व्यवहार, आचरण, सबकी सीमाएं समझाई जाती हैं। अशोभनीय आरोप, चरित्र पर कीचड़ उछालना या व्यक्तिगत टिप्पणियों पर मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट भी बताया जाता है। लेकिन प्रत्याशियों या राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये बड़ी बात है। शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनकी वो खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। मायावती जी को भी अच्छा बनाने का कोशिश की, लेकिन वो जो है नहीं रह सकी। फिर जो है भैंस अपना जहां जानी थी वहीं चली। राजनीतिक रूप से महिलाओं को लेकर विवादित बयानों की श्रृंखला लंबी है। हालांकि एमसीसी यानी आदर्श आचार संहिता में आपत्तिजनक भाषा या कमेंट के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पार्ट 1 के क्लॉज 2 में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वो अन्य दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के सभी पहलुओं पर टिप्पणी करने से बचें। आलोचनाओं को केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों
पिछले रिकॉर्ड और कार्यों तक ही सीमित रखें। सोशल मीडिया पर भी प्रतिद्वंदियों का अपमान करने से बचना चाहिए। अब अगर ताजा बयानों या सोशल मीडिया पोस्ट का मुद्दा ही लें तो कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत और बीजेपी नेता दिलीप घोष को चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस गया। लेकिन क्या ऐसे मामलों में नोटिस काफी होता है? उस नोटिस से होता क्या है? नारी ने नारी के लिए ही अपने ऊपर एलिगेशन लगाए हैं और ये अच्छा नहीं है। इसमें इलेक्शन कमीशन में मैंने PCTV डिबेट्स में कहा भी था कि इसमें इनको जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो इनको नोटिस देगा और इलेक्शन कमीशन ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उनको भी दिया है और दूसरी पार्टी जो बीजेपी पार्टी है उसको भी बंगाल में मिस्टर घोष को भी दिया गया है जो उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ किया और यहाँ श्री नेत्र ने जो है मंडी की जो कंगना राउत हैं कैंडिडेट उनके खिलाफ किया था, उनको भी मिला इस मामले में। सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग गाइडलाइंस जारी करने या नोटिस भेजने के अलावा और क्या शक्तियां रखता है? अति आपत्तिजनक बयानबाजी का मामला सामने आने पर चुनाव आयोग क्या क्या एक्शन ले सकता है? खासतौर पर महिलाओं की अस्मिता के खिलाफ मामला सामने आने पर क्या प्रावधान है? हम सोचते हैं कि क्योंकि कांग्रेस में सोनिया जी हमेशा एक उच्च स्तर पर रही हैं और एक महिला होने के नाते वो अपने कांग्रेस के जो भी नेता हैं, चाहे वो अहीर हैं या ये हैं श्री नाते जी, इनके अगेंस्ट कुछ स्टेप लेंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने डिनाई किया है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो खुद सोशल मीडिया के इंचार्ज हों एक पार्टी की, और वो भी छोटी पार्टी नहीं है, बहुत बड़ी पार्टी की नेता हैं और बहुत बड़ी नेता हैं, उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है? आदर्श चुनाव संहिता को वैधानिक दस्तावेज नहीं माना जाता है क्योंकि ये कोई कानून नहीं है, बल्कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए गाइडलाइंस का एक ब्यौरा है। कई उल्लंघन ऐसे भी हैं जिन पर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती, लेकिन जातियों, धार्मिक या भाषाई स्तर पर तनाव पैदा करने की स्थिति में जातिगत या सांप्रदायिक भावना से प्रेरित होकर अपील करना, चुनाव प्रचार में धर्म स्थलों का इस्तेमाल करना, मतदाताओं को रिश्वत देना या धमकाना, मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर प्रचार करना, मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लेकर आना, मतदान के दिन शराब बांटना या सार्वजनिक बैठक करना जैसे कृत्यों को भारतीय न्याय संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनावी अपराध और भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में रखा गया है। इन मामलों में कानूनी धाराओं के अनुसार दंड दिया जा सकता है। ऐसे में आपत्तिजनक या अपमानजनक टिप्पणी पर चुनाव आयोग की शक्तियां क्या हैं? आपत्तिजनक और ये जो करते हैं डेरोगेटरी रिमार्क डालते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसमें यह है कि इमीडिएटली हमने आपसे कहा कि इसको जो है ऑब्जर्वर से और चीफ इलेक्टोरल जिस स्टेट में किया गया है वहाँ से रिपोर्ट मांगी जाती है। मांगने के बाद कमीशन उस पर विचार करता है और नियमों के अंतर्गत उनको जो है नोटिस दिया जाता है और नोटिस का वो जवाब देते हैं। फिर उस हिसाब से उनको या तो डिबार कर देते हैं कि ये इलेक्शन के पीरियड तक ये नहीं करेंगे, पब्लिसिटी में आएंगे, नहीं कि स्टार कैंपेनर रहेंगे, उनको निकाल दिया जाता है, या वो उन पर बैन लगा दिया जाता है कि प्रचार प्रसार में नहीं रहेंगे। भारतीय न्याय संहिता के आधार पर देखा जाए तो गाली देना या अभद्र टिप्पणी संज्ञेय अपराध है और इसके एवज में 3 महीने की जेल तक होने का प्रावधान है। लेकिन चुनावी स्थिति में मामले को कानूनन दर्ज कराना आवश्यक होता है। आमतौर पर चुनावों में चुनाव आयोग नोटिस भेजता है, पार्टियां संज्ञान लेती हैं और बयान जारी करती हैं, या आरोपित व्यक्ति माफी मांग लेता है और मामला रफा दफा हो जाता है। नया चुनाव नई अभद्र टिप्पणियों को लेकर आता है और ये सिलसिला हर दौर में ऐसे ही लगातार जारी है।